मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बारी सामने दिखा दे रहेंगे। और यहीं पर हम बात करते हैं, हस्बैंड वैसे बात किया मुझसे, मुझको बोलने लगे यार पता नहीं आज बहुत टेंशन हो रही है। मैंने बोला किस बात हो गई, मेरे बच्चे का स्कूल वहाँ पर, मेरा काम उधर है और टेंशन में आ गए। खाना मैंने बोला रोटी बनाई खा लो आप, नहीं सोनू 2 बार बोला कुछ नहीं बोला, तीसरी बार में हूँ करके फिर उसके बाद में वो एकदम झाग आने लगे और यूं करके हाथ होने लगे उनके। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि इतनी उम्र में ये वीडियो हो गई है और काम कर रहे थे। उनके जो कंसर्न सैनिटरी इंस्पेक्टर थे या स्कूल के इंस्पेक्टर थे, ये स्कूल में कार्यरत थे, उन्होंने कोई दबाव बना के विभिन्न कारणों से नाना प्रकार से परेशान। आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं इस समय हम लोग कीकर वाले चौक यानी कि करोल बाग के सटने वाला जो इलाका जो कि कीकर वाला चौक है जिसको जाना जाता है, यहीं पर आप सामने देख सकते हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बारी सामने दिखा दे रहेंगे। और यहीं पर जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी, ऊपर उनका ऑफिस है। आज हम लोग यहाँ पर किस लिए पहुंचे हैं ये भी हम लोग आपको बताएंगे। इनके हस्बैंड को टॉर्चर किया जाता है, सफाई कर्मचारी है, जिस टॉर्चर करने की वजह से इनके हस्बैंड की जो वो दिमाग की जो वो नस है वो फटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला जो है वो है क्या। साथ में एक घटना घटी है, ये कब की घटना है? ये आपकी 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर की ये घटना है। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से आपको ये पता लगा कि मेरे पति जो है वो डिप्रेशन में? ड्यूटी से आए वो 7:30 के लगभग 8 बजे कुछ आते थे ड्यूटी से। एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था उनको कि ऐसा रूल निकाला था कि सुबह वाले हैं जो दोपहर को काम करके देंगे, दोपहर वाले वो सुबह के लिए नाइट नाइट में काम करके जाएंगे। तो ये आए मैंने चाय वगैरह दिया इनको, तो बोलते जैसे आम बात करते हैं, हस्बैंड वैसे बात किया मुझसे, मुझको बोलने लगे यार पता नहीं आज बहुत टेंशन हो रही है। मैंने बोला किस बात की टेंशन हो रही है? कोई बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या हो गया मुझे बताओ। तो बोले कि वो अधिकारी आया था आज स्कूल में, शिषपाल मीना जी, ठीक है। तो MCD के अधिकारी है, विद्यालय SI है वो। अच्छा, विद्यालय के SI, हाँ। ठीक है। तो मेरे पता नहीं कौन से अंत में फेंकने के लिए बोल रहा है। तो उनको टेंशन हो गई, मेरे बच्चे का स्कूल वहाँ पर, मेरा काम उधर है और मैं कैसे करूँ। अच्छा, बड़े स्कूल, हाँ बड़े स्कूल में और अंत में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने जैसे तसल्ली देनी चाहिए एक बीवी को, तो मैंने तसल्ली दी, मैंने कोई बात नहीं देख लेंगे, ट्रांसफर भी करा लेंगे, बच्चे का देख लेंगे। बट वो इतना डिप्रेशन में आ गए। खाना मैंने बोला रोटी बनाई खा लो आप, नहीं मुझे नहीं खाना, एक काम कर थोड़ी सी चावल दे दे, और गोभी की सब्जी बनाई थी उस दिन मैंने, तो थोड़ी सी गोभी की सब्जी खा ली उन्होंने और सो गए। 11 बजे के करीब तो मोबाइल वगैरह देख रहे थे वो, तब भी मेरे से कुछ बात नहीं करी। आने के बाद ये सब बात करने के बाद फिर मैंने बोला क्या बात है, कुछ नहीं बताया मुझे, फिर भी चुप रही है कि बोलते यार कुछ नहीं कोई नहीं। फिर 11:30 बजे के लगभग में हम लोग सो गए थे। 12:30 को 5 मिनट था जब ये उठे और उठ के पानी डालने लगे अपना मग्गे से सर पे। तो मैंने बोला, उनका नाम ज्ञानेंद्र है पर मैं उनको सोनू बोलती थी, मैं सोनू 2 बार बोला कुछ नहीं बोला, तीसरी बार में हूँ करके फिर उसके बाद में वो बुत हो गए। अच्छा। और इतनी जबान निकल गई थी, मुंह से एकदम झाग आने लगे और यूं करके हाथ होने लगे उनके। वो सब मैंने देखा अपनी आंखों से। जैसे डिप्रेशन की कोई दवाई भी ली थी? नहीं, कभी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। जिस दिन आपको ये बात पता लगी थी कि वो डिप्रेशन में है या उनको दिमागी जो है वो टेंशन उनकी जो ठीक नहीं है, लेकिन क्या इससे पहले भी उन्होंने कभी इस बात को ऐसा कभी जिक्र किया है कि मैं टेंशन में हूँ या कभी इस तरीके की बात? मतलब पहले कभी? हाँ पहले थे, एक बार जो बोले 1-2 बार यार यहाँ से चल देंगे, किधर अंत में चल देंगे। बोले क्या हो गया? बोलते नहीं यार वो बहुत प्रेशर डालते हैं सामने से मुझे, जैसे बात करते हैं हस्बैंड यार बहुत प्रेशर डालते हैं लोग सामने से। मैंने बोला कोई बात नहीं देखेंगे अभी जो करना है। पर मुझे क्या पता था 16 अक्टूबर के दिन पे ही मेरे पति को इतना डिप्रेशन में डाल दिया सामने वाले ने, जो उसकी नस फट गई और मेरे पास प्रूफ है कि नस फटने से ही उनकी मृत्यु हुई है। तो ये जब हॉस्पिटल आप लेके गए तो कितने बजे का टाइम होगा लगभग में उस दौरान और हॉस्पिटल लेके जाए? मैं पहले बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, तो मैंने अपने घर वालों को फोन किया। ठीक है। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बच्चा मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, तुरंतली बाजू वाले भैया है उनका नाम हरीश है, मैंने उनको कॉल किया और कॉल करके बोला मैंने भैया जल्दी आओ यहाँ पर देखो इनको क्या हो गया। क्योंकि उस टाइम मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हो गया, अंदर का तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो मैंने उनको कॉल करके बोला मैंने भैया आओ जल्दी, तो वो आए। बोले भाभी काम करो। फिर मेरे को लगा बीपी की तो परेशानी नहीं है, मैं सामने
मैं और मेरी लड़की 1:45 बजे गए सामने से डॉक्टर को बुलाने, उसके घर तक गए हम लोग, ताकि कैसे भी बीपी की प्रॉब्लम बचा लूंगी मैं इनको। फिर बोले कि वो डॉक्टर बोले मेरे सिचुएशन में नहीं है, एक काम करो आप लेके जाइए, तो दूसरे हॉस्पिटल में बोल दिया गया चले जाइए। तो मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने उनको पहले सप्तजन लेके गए, तो वहाँ पर वो मशीन नहीं थी, मशीन उनकी 3 महीने से खराब थी। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्स में हॉस्पिटल कौन सा प्राइवेट में लेके गए थे? सरकारी हॉस्पिटल में मशीन जो है वो 3 महीने से खराब थी। ये गौर करने वाली बात होगी कि सरकारी हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में भी 3 महीने से मशीन खराब है, यानी कि इमरजेंसी अगर पड़ने के बावजूद भी अगर किसी मरीज को जो है जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो वहां पर मशीनें खराब है, जिसकी तत्काल जो है कोई ऐसा अगर इंजरी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसका कोई उपचार नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता। चाहे मरीज को दूसरी जगह लेके जाने में समय लगे तो उसकी रास्ते में अगर मृत्यु हो जाए तो इसके लिए भी कोई डॉक्टर अपनी या कोई हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेता है। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? जब फिर एम्स में लेके गए तो इमरजेंसी में वो किया, एडमिट किया, तो वहाँ पर इनको देखने के साथ में बोले कि सिचुएशन बहुत खराब है, 90% बचा नहीं सकता है। ठीक है। फिर मशीन में डाला, बड़ी डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कंप्यूटर पे दिखाया लैपटॉप पे कि देखो इतना ब्लीडिंग हो गया है। ठीक है, ब्लीडिंग हो गया है, तो मैंने बोला, फिर भी मैंने उनके हाथ जोड़े, पैर पड़े, मैं बोली मेरे 8 साल की लड़की है, प्लीज कितनी भी कोशिश करो, बचाने की कोशिश करो मेरे हस्बैंड को। तो बोलते नहीं हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो बताया कि इधर सूजन है, मतलब कान के नीचे हाँ, इधर गर्दन के इधर सूजन है, तो हम लोग दवाई देके स्वेलिंग कम करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तब भी मुझे विश्वास था कि मेरे हस्बैंड को मैं बचा लूंगी या डॉक्टर बचा लेंगे। फिर उसके बाद में पूरी रात, सोमवार को हम लोग हॉस्पिटल में ही थे, पूरी रात। मंगलवार की रात को मुझे बोले कि सिर्फ उधर एक जेंट्स रुक सकते हैं, लेडीज अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर आई हूँ। और बुधवार को मुझे बुलाया दोपहर में कि आप आ जाओ, और मुझे मतलब भयानी लगती, उसने कॉल किया दीदी आप आ जाओ। तो मैं पहुंची हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में मैं तो ऐसी गई थी जैसे सुहागन लेडीज जाती है, मुझे क्या पता था कि ऐसी बात है। और उन्होंने बोला डोनेट करने के लिए कि आपको डोनेट कर सकते हो, तो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई और मैं बौखला गई। मैंने बोला क्या बोल रहे हैं, डोनेट करो डोनेट, कोई अंग वगैरह डोनेट करने तरीके से वो बात कर हॉस्पिटल। और मैंने डॉक्टर बोले मुझे, तब भी मैं अंदर जब भी आईसीयू में जाती थी मैंने डॉक्टर के भी पैर पड़े, मेरी 8 साल की बच्ची ऐसा मत बोलो प्लीज, मेरे हस्बैंड को बचा लो। बोले हम लोग हमारी तरफ से जितना हो रहा है मैम हम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। स्वेलिंग उतारने के लिए या सूजन उतारने के लिए हम लोग दवाई दे रहे। और फिर मुझसे इधर नली डालने के लिए मुझसे साइन लिया उन लोगों ने। ठीक है, मैंने दे दिया। मैंने उन लोगों को पूछा पर इनको कोई खतरा तो नहीं है इधर नली डालने से? बोलते नहीं डॉक्टर बोला खतरा भी है नहीं भी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, बच जाएंगे ना, मुझे तो सिर्फ बचाना था उनको। फिर मुझे ये भी बोला गया कि अगर मशीन पे रखने से अगर तुम्हारे पति बचते हैं तो मैं जिंदगी भर तो तुम रख नहीं सकते हो। तो मैंने बोला अगर जिंदगी भर भी मशीन पे रख के मेरे हस्बैंड जिंदा रहते हैं तो मैं वो भी रखने को तैयार हूँ। तो बोले नहीं पर मैम ऐसा हो नहीं सकता। बुधवार की शाम को मेरे को 6:30 बजे का टाइम दिया था लोगों ने, डॉक्टरों ने। तो जब मैंने धड़कन चेक करी जाके, हाथ पैर ठंडे थे इनके, तो नारियल तेल होता है ना गोले का तेल, वो देते थे हाथ पैर में रगड़ने के लिए। तो मैंने हाथ पैर इनके चेक किए तो ठंडे पड़े थे, मुझे नॉलेज नहीं था कि ऐसा हो गया इनके साथ में। और जबान यहाँ साइड में थी, साइड में पलट गई थी। हाँ, जबान साइड में थी, बट मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं था कि मेरे पति खत्म हो गए। पर डॉक्टर ने 90% बोले हम 6 बजे तक का टाइम देते हैं, 6 बजे के बाद बताएंगे कि क्या है, क्या हुआ, मतलब सिचुएशन क्या है, कंफर्म नहीं किया। लेकिन अभी अगर हॉस्पिटल और अभी तक की बात के अंदर में जिस तरीके से आपने जो है अब इंसाफ की गुहार लगाई है, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी थे और सफाई कर्मचारी इस समय दिल्ली के अंदर में जो है वो सीएम केजरीवाल जी की जो है अब इस केजरीवाल जी तो दिल्ली के अंदर में है, एमसीडी भी अब उनके हाथ में है। अभी इस समय आपको करोल बाग के अंदर में कीकर वाले चौक के ऊपर में जो कि आप दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर क्या मांग लेकर के पहुंचे हैं? मैंने तो यही मांग की मुझे मेरी पक्की नौकरी लग जाए, ज्यादा मैं यही बोल रही मुझे पक्की नौकरी लगे। ठीक है, मेरे पति की जगह पे मुझे पक्की नौकरी दी जाए और मेरे को इंसाफ मिले। जो अधिकारी ने ऐसा किया था, मुझे 27 अक्टूबर का टाइम दे के वो आए नहीं, लाजपत नगर एमसीडी का ऑफिस है वहाँ पर वो आए नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग ने फिर भी एडजस्ट कर लिया, पर अब जब कोई नहीं सुन रहा है
तो हम यहाँ बड़े सर के पास में आए, ठीक है, हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने कि, और मुझे बोला जा रहा है 3 साल लग सकती, 2 साल लग सकती, 1 साल लग सकती है। तो आप मुझे ये बताइए 2 साल 1 साल मेरे बच्चे क्या रोड पे मांग के खाएंगे? क्या मैं रोड पे भीख मांगू? कमाने वाला एक पति था मेरा, पूरा घर संभालते थे, गांव से लेके मुझे तक संभालते थे वो। एक ही था बेटा कमाने वाला, बाकी सब दाढ़ी मजदूरी वाले थे। एक जेठ थे मेरे, वो खत्म हो गए, एक जेठ है, वो भी दाढ़ी मजदूरी वाले, अपना कमाते हैं और अपना मतलब अपना घर चलाते हैं। सिर्फ मेरे ही हस्बैंड थे खाली जो सब करते थे और देखते थे घर का। और अभी मुझे एक बात, मुझे इंसाफ की ये चाहिए, 1 साल लगे 2 साल लगे, मेरे बच्चे की फीस का क्या होगा? ठीक है, मेरे बच्चे की फीस है और मेरे आपको महंगाई पता है, घर का खर्चा मैं कैसे चलाऊंगी? सब ठीक है, सब चीज का है प्रॉब्लम। अब मुझे पैसे की इतनी दिक्कत है तो मुझे पता है। ठीक, मुझे सिर्फ इंसाफ दिया जाए, मुझे नौकरी पक्की मिले। मैं कच्ची नौकरी पे नहीं चढ़ूंगी, मुझे नौकरी पक्की चाहिए मेरे हस्बैंड की, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत संघर्ष करके उनको नौकरी मिली है पक्की। कितने समय से आपके पति जो है वो काम पे इस काम में थे? 2000 से लगे थे वो, शायद 2001 से लगे थे, 2001 से मेरे पास पुरानी से पुराना रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब अभी इस समय 22 साल के करीब में हो गया, 4-5 साल तक के, 4-5 साल पहले। भाई कर्मचारी जो कि यहाँ पे पिंकी नाम की जो महिला बैठी है, इनको लेकर के लगातार जो सफाई कर्मचारियों के अंदर में प्रेरणा, मतलब एक आपकी जो बातें हैं वो प्रेरणादायक है, तो जो हम लोगों ने सुनी, लेकिन वहीं पर अगर सफाई कर्मचारियों को इस तरीके से अगर टॉर्चर किया जाएगा तो आखिर में आने वाले समय के अंदर में अगर ऐसी ही और भी महिलाएं होंगी, ऐसी लड़कियां होंगी जो इस उम्र के अंदर में विधवा का अगर रूप धर लेती हैं, तो क्या ये हमारे समाज के लिए क्या अच्छा होगा? देखिए, रियली ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि इतनी उम्र में ये वीडियो हो गई है, और वीडियो होने का एक मुख्य कारण आज जैसे मुझे बताया गया है, और साथ साथ कुछ ट्रेड यूनियन लीडर भी आज हमारे बीच में हैं, इन्होंने भी जांच परख की है ऐसी बात की, तो ये सच बात मानी गई कि इनके जो हस्बैंड थे, काम कर रहे थे, उनके जो कंसर्न सैनिटरी इंस्पेक्टर थे या स्कूल के इंस्पेक्टर थे, ये स्कूल में कार्यरत थे, उन्होंने कोई दबाव बना के विभिन्न कारणों से नाना प्रकार से परेशान करते रहे। आखिर वो मजबूर हो गए। कई बार इनको बताया भी उन्होंने कि मैं बड़ा परेशान हूँ, नौकरी में मेरी खतरा चल रहा है, मुझे सस्पेंड करना चाहते हैं, मेरी नौकरी खत्म करना चाहते हैं, तो इसी उधेड़ी बुन में लगे रहे। आखिर वो समय आया कि उनके दिमाग की नस फट गई, जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं, वो उनके साथ में हुआ। अपनी तरफ से जहां जहां अस्पताल में लगे गए, लेकिन वो नहीं बचा पाए। तो अब हम ये चाहते हैं कम से कम जो डिपार्टमेंट का कानून है, डीओपीटी गाइडलाइन है, ऐसे उसमें सर्कमस्टांसेस में इनको कम से कम पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। और ऐसा रूल भी है, अंडर द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी गाइडलाइन देयर इज अ रूल दैट शी विल गेट परमानेंट सर्विस ऑन 5% कोटा, उसके अंदर आती है। इनको कितने समय तक इनको न्याय मिल सकता है अगर इनको नौकरी अगर मिल जाए? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बच्चा आज ये पहली बार आए हैं हमारे साथ में यहाँ पे, और हमने हाईली रिकमेंड किया है। हाईली रिकमेंड, जो कमिश्नर की ताकत है। मैं यहाँ पे एक सिविल जज की हैसियत से बैठा हुआ हूँ, एक मंत्री का दर्जा है हमारा, और साथ में जो भी हमें प्रदत्त शक्तियां हैं हमारे पास में, उन सबको इस्तेमाल करते हुए कमिश्नर से हमने हाईली रिकमेंड किया है कि ऐसे केस में डीओपीटी गाइडलाइन के तहत इनको परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है, परमानेंट नौकरी देने में बहुत सारी फाइलें और भी होंगी वहां पे जो डिजर्व करती होंगी, तो इनको थोड़ा और प्रायोरिटी पे शीघ्रता से, क्योंकि एक ही कमाने वाला इनके सर पे था और वो भी चला गया, तो अब कहां धक्के खाने वाली बात होगी तो उनको। तो इसलिए हम चाहते प्रायोरिटी पे इनको पक्की नौकरी दी जाएगी, और उनका जो भी लाभांश है, जैसे डेथ कम ग्रेजुटी में उनको डबल ग्रेजुटी मिलती है, वो सारा एक एक पाई। इनकी छोटी बेटी साथ में बैठी पढ़ रही है अभी यहाँ पे, तो इनकी फुल फ्लैश सहायता की जाएगी हर हाल। इसी तरीके से अगर लोग टॉर्चर करते हैं, जो लोग इस डिपार्टमेंट में है और ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, अगर वो लोग टॉर्चर करते हैं, उन लोगों को किस तरीके से आप कहेंगे कि क्या ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, और या ऐसा होना चाहिए ऐसे विभाग के अंदर में? नहीं, देखिए ऐसा है, एक सच्चाई कड़वी बहुत ज्यादा है कि ना, सदियों से ऐसा होता आया कि टॉर्चर करते हैं, ऐसा होता भी है, लेकिन उन सबको चेतावनी भी देना चाहते हैं। अगर किसी की कोई बात साबित हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी देखने में आता है, कर्मचारी होती कुछ बातें उसको बड़ा चढ़ा के बता देते हैं मतलब यहाँ पे आके। और चूंकि मेरा जो एक पृष्ठभूमि रही है, एक सफाई कर्मचारी की रही है, मतलब पहले इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद मैं सफाई कर्मी रहा हूँ 25 साल, ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, तो मुझे इन सबका पता है। जैसे कर्मचारी आता है तो मुझे चल जाता है उसका पता। हाँ, उनकी कोई जेन्युइन समस्या होती है, उसकी जांच परख करके फिर यहाँ किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमें पूरा अधिकार यहाँ पे दे रखा है, किसी को नहीं बख्शा था। लोग यहाँ खाली हाथ आते हैं और यहाँ से खुश होकर जाते हैं। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट, भगवान अगर देर है अंधेर नहीं है, इस पैटर्न पे हम काम करते हैं यहाँ पे। तो अब टॉर्चर करने का जहां तक संबंध है, अगर किसी की बात साबित होगी
तो उसको अकल सिखा दी जाएगी सही तरीके से कि टॉर्चर करना कहते भी किसे हैं, बशर्ते थोड़ी जांच पर कम कर लेते अपने लेवल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने जिस तरीके से अभी सर ने बताया हमारे को, ये समय का एक प्रावधान होगा कि समय के साथ में किस तरीके से, लेकिन हमें भी ये देखना पड़ेगा जो लोग ऊंचे अधिकारियों पे जो बैठे हुए हैं, ऊंचे सीटों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को अगर छोटे अगर उनसे नीचे हैं तो उन लोगों को जो है इस तरीके का टॉर्चर ना करे जिसकी वजह से किसी का घर जो है वो बिखर जाए। अगर घर के अंदर सदस्य अगर एक है कमाने वाला है और उसके पीछे अगर 7 लोग हैं तो वो 7 ही लोग जो है वो मृत हो जाते हैं, यानी कि वो लोग भी खत्म हो जाते हैं। ताकि ये जिस तरीके से आज प्रावधान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज हमने बात करी, तो ये खास करके हम लोग वीडियो इसीलिए हम लोग दे रहे हैं कि आप लोगों को भी इस बात का पता लग सके कि जो नीचे लेवल के ऊपर में काम करने वाले हैं, जो ऊंचे अधिकारी हैं, उस तरीके से टॉर्चर ना करे कि लोगों को इस तरीके का कभी कोई खामियाजा भुगतना पड़े या कभी किसी परिवार को इस तरीके का खामियाजा जो सामने नजर आए आपके। हाँ, बाहर लेंगे, इनसे ले लेंगे। थैंक यू सर, बहुत। हाँ हाँ, कार्ड ले लीजिए। आपके साथ तो मेरे साथ कोई नहीं, अभी ये बहन का लड़का बुलाया, ये रह रही, बच्चे मैं ही उकाती घर में। पियर से भी कोई है सर? सब छोड़ के जिसमें रह रहे हो अपना। हाँ, वो उस पे भी केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उस पे भी केस चल रहा है। मगर सर ये है कि मुझे बस इंसाफ चाहिए सर। मैं तो उनको भी बोली अधिकारी को, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे इंसाफ दे दो बस। चलो ठीक है, मुझे नौकरी पक्की दे दो ताकि मेरे बच्चे को पढ़ा लूं, मैं परवरिश करूं सर। पूरी ताकत ऐसी कर। आप बहुत अच्छे हो सर, आपका सुना मैंने। ठीक है, ठीक है, आश्वासन दिया है, कितनी उम्मीद है? मुझे उनसे पूरी उम्मीद है, वो सर बहुत अच्छे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे। अभी आप मिल करके आए हो और सर ने जिस तरीके से बात बताई है आपको कि हम जल्द से जल्द आपके साथ में जो है वो न्याय करवाया जाएगा और जो इसका दोषी होगा उसको भी सजा यहाँ पर दी जाएगी। कितना सहमत है आप इससे? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरीके से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि देखो आज मैं हूँ, आज अगर कोई और हो, मेरी उम्र देखो और मेरा बच्चा देखो, आज मैं हूँ, कल कोई और बहन होगी, कोई और भाई होंगे मेरे कर्मचारी, उन लोगों के साथ में ऐसे होगा तो उसकी गारंटी कौन लेता है? ये सब जगह पे जाते हैं, धमकाते हैं अधिकारी, उन लोगों को कोई हक नहीं है धमकाने का। हर बात होती है तसल्ली में होती है, कोई इतना प्रेशर मत डाल दो जो आदमी अपने जान पे बनाए किसी को। आज सिर्फ ये जो प्रेशर जो छोटे जो काम करने वाले हैं उन लोगों के ऊपर में जो है वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। आज भी जो ये कारण बना है वो सिर्फ कारण यही रहा है कि डिप्रेशन की वजह से। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर, इनकी जिस तरीके से मांगे लेकर के अगर हम लोग बात कहें, और आज हम लोग यहाँ पर जब पहुंचे हैं इनकी मांग को लेकर के, सर ने जिस तरीके से संतावना दी है, उन्होंने बोला कि आपकी जो है हम जिस तरीके से भी होगा मदद करेंगे। क्या उम्मीद लगता है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो ये घटना हुई है, इस छोटी सी उम्र में इसके पति जो चले गए हैं, इसके लिए इसको बहुत कुछ मिलना है, जो हमें बड़ी उम्मीद है। इस दिल्ली सफाई आयोग के पास जो हम आए हैं इस बेटी को लेके, और जैसे ही हमें ये घटना मेरे ख्याल 18 अक्टूबर की है और हमें 20-21 तारीख को इस बारे में पता लगी किसी के माध्यम से, तो मेरा नाम त्रिलोक टाक है, मैं निगम शिक्षा चतुर्थ कर्मी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। ये आनंद आदिवाल है, हमारे मोर्चे में महासचिव के पद पे हैं। तो ऐसे ही हम अपनी टीम को लेके पहुंचे, वहाँ बेटियों को भी बुलाया और उसके बाद में वहाँ 15-20 लगभग हमारे पदाधिकारी थे। तो वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट लाजपत नगर में हम जब गए तो वहाँ के जो डीडी है, डिप्टी डायरेक्टर गोयल साहब, उनके कमरे में हमने, क्योंकि हमें बड़ा गुस्सा था अंदर से, इतना